A very good morning, students. So again we are starting with the 5th chapter of history. I have already told you that why again and again I am taking history, because all the chapters are interrelated or correlated. In 3rd chapter we have seen the impact of Britishers on peasants, farmers. Okay? Then in 4th chapter we have seen the impact of Britishers on tribal communities, Adivasis. And in this chapter we are going to see the impact of Britishers on our craftsmen. Craftsmen means जो हैंडमेड वर्क करते हैं, ऑन अवर इंडस्ट्रीज, ऑन अवर वर्कर्स, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क करते थे, उन पे जो है हैंडमेड इंडस्ट्रीज जो रन कर रही थी. पहले क्या था, मशीन्स नहीं थी तो हाथ से सारा काम होता था. तो उन वर्कर्स पर ब्रिटिशर्स के आने का क्या इम्पैक्ट आया, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी. तो 5th चैप्टर इज क्राफ्ट्स एंड industries, and in this chapter we are going to see the impact of advent of Britishers on our craftsmen and our industrial small scale और handicraft industrial workers. तो बेसिकली हम क्या देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में बेटा, हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो है हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे. इवन जो हमारा टेक्सटाइल था, जो हमारे जो हैंडमेड गुड्स थे, हमारे सिल्क है, हमारा कॉटन है, स्पेशली हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, क्लोथ इंडस्ट्रीज की, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्लोथ इंडस्ट्रीज, और स्पेशली इंडिया के सिल्क के कंपेयर में भी इंडिया का जो कॉटन था ना बेटा, उसकी यूरोपियन कंट्रीज में या पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कॉटन जो है बेचा जाता था. तो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे या टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में थे, बेनिफिट में थे, बहुत अच्छी रिच लाइफ लीड कर रहे थे बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड व्हेन ब्रिटिशर्स केम दे हार्ड हिट अवर इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया. इवन जो स्मॉल वर्कर्स थे, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, उनको अपना काम, जो डाइंग का वर्क करते थे, स्पिनिंग का वर्क करते थे, जो प्रिंटिंग का वर्क करते थे, या कपड़ों से रिलेटेड जो दूसरे काम होते हैं वो सारे करते थे, धीरे धीरे वो जॉबलेस हो गए, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया. इवन दे कन्वर्टेड फ्रॉम दैट वर्कर्स टू दी पीजेंट्स. उन्होंने अपना नॉर्मल जीवन जी के जो है किसान बन गए. अर्बन एरियाज को छोड़कर जो है वो गांवों की तरफ चले गए. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने का उनकी लाइफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आया. दे बिकम पुअर बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स. दे बिकम पुअर, दे बिकम इलिटरेट, दे वर इंडेप्टेड, मतलब कर्जे में फंसकर रह गए. ब्रिटिशर्स ने ये कंडीशन उन लोगों की कर दी. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुड डेज ऑफ इंडियन textile industries. Good days of Indian textile industries when Britishers came to India for ruling here politically. जब तक इंडिया को कब्जा नहीं किया था, पूरी तरह से यहाँ पे पॉलिटिकली डोमिनेट नहीं किया था, उससे पहले की बात कर रहे हैं कि उससे पहले जो इंडियन टेक्सटाइल था वो फ्लोरिश कर रहा था. यहाँ के जो वर्कर्स थे, जो क्राफ्टमैन थे, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे. मैंने बताया वो लोग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है उनके कपड़ों की डिमांड थी. इवन जो यही कारण था कि यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इंडिया से जो है क्या करते थे, यहाँ के लोकल जो ये हैंडीक्राफ्टमैन थे, वर्कर्स थे, उनसे कपड़ा खरीद कर ले जाते थे, फिर उनको अपने यूरोप के मार्केट में सेल करते थे. तो यहाँ से ले जाते थे तो यहाँ के लोगों को भी प्रॉफिट होता था, और वहाँ जाके ये हाई प्राइस में सेल करते थे, तो जो ले जा रहे मैन्युफैक्चरर उनको भी, तो सब प्रॉफिट वाली लाइफ, अच्छी लाइफ जी रहे थे. और उस समय इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले कौन रूल कर रहा था, मुगल्स रूल कर रहे थे. तो मुगल्स ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया. उनको लगा एज ए ट्रेडर, एज ए मैन्युफैक्चरर सिर्फ ट्रेड करने ही तो आ रहे हैं, इससे हमारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है. तो किसी ने उनको ऑब्जेक्ट भी नहीं किया आने से. वो लोग सिर्फ यहाँ से कपड़ा ले जाते थे, अब अपने शहर में, तो वो भी प्रॉफिट कमाते थे, यहाँ के लोकल लोग भी, वर्कर्स भी प्रॉफिट अर्न कर रहे थे. तो दीज आर गुड डेज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कैप्चर किया था उससे पहले. सेकंड हेडिंग आपके बुक में दे रखी है डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. पर फिर जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए, यहाँ के राजाओं की प्लेसेस को कैप्चर करने लगे, तो ऐसे में जो है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी. यहाँ के प्रिंटर्स, डाइंग वाले वर्कर्स, स्पिनर्स, वीवर्स, सब क्या होने लगे, जॉबलेस होने लगे, पॉवर्टी में फंसने लगे. और वो शहरों को छोड़ के जब गांवों की तरफ जाते ना बेटा, उसको बोलते हैं डी अर्बनाइजेशन होने लगा. नेक्स्ट हेडिंग आपके बुक में दे रखी है हाई ड्यूटी ऑन इंडियन
टेक्सटाइल। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों डिक्लाइन इन इंडियन टेक्सटाइल? क्योंकि मैंने क्या कहा, जब ब्रिटिशर्स शुरू में आए ना, वो एज ए ट्रेडर, एज ए मैन्युफैक्चरर आए, यहाँ से माल लेकर जाते थे, अपने देश में जाके अच्छे प्रॉफिट में सेल करते थे और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कॉटन की डिमांड थी। अब क्या हुआ, जो इंग्लैंड में जो वहाँ के वीवर्स है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी तो लोग डेवलप करते होंगे, कपड़ा बनाते होंगे, तो जब इंडिया के गुड्स इतने ज़्यादा बिकने लगे तो वहाँ के इंग्लैंड के लोगों को, वीवर्स को, प्रिंटर्स को, डायर्स को जो है लॉस होने लगा। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटेन की, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ऑब्जेक्ट किया कि आप इंडिया के माल को हमारे देश में क्यों लाने दे रहे हो, इससे जो हम लोग, जो लोकल वर्कर्स है उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट पे वर्कर्स ने इम्पैक्ट डाला ना, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कैलिको एक्ट इन 1720 की बात है। गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कैलिको एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अब जो है इंग्लैंड के लोग जो है इंडिया से अगर क्लोथ्स ले जाएंगे वहां पे, तो उनको बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इंग्लैंड की गवर्नमेंट को। तो जब यहाँ से क्लोथ ले जाएंगे, हाई ड्यूटी पे करेंगे गवर्नमेंट को, और फिर हाई ड्यूटी पे करने की वजह से कपड़ों की कॉस्ट भी बढ़ा के भेजेंगे, तो अब उनकी कपड़ों की जो है बहुत ज्यादा, इंडिया से ले जाए गए कपड़े जो है बहुत ज्यादा महंगी रेट में अपने देश में बेचने लगे। पहले कम रेट में बेच रहे थे तो सब लोग खरीदते थे, अब जो है महंगे मिलने लगे तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या यूज कर दी, इम्पोज कर दी हाई ड्यूटी अंडर कैलिको एक्ट। तो इसे धीरे धीरे जो है इंडियन क्लोथ्स की डिमांड जो है इंग्लैंड के मार्केट में कम होने लगी, तो उन्होंने खरीदना कम कर दिया। इससे इंडियन जो टेक्सटाइल थे उनको नुकसान होने लग गया, ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों को नुकसान हो रहा था। फिर नेक्स्ट दे रखा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इसी बीच में क्या हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, नया रिवॉल्यूशन आया, नई तरह की कपड़ों की मशीनें बन गई, जिससे कपड़े जो है पहले हाथ से बन रहे थे, अब मशीन से, इंडस्ट्रीज से बनने लगे। तो क्विक विद इन अ सेकेंड जो है थाउजेंड्स ऑफ लेग्स ऑफ क्लोथ्स एट ए टाइम बनने लगा। और ये रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, ये हुआ इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड हुआ है तो पहले इंग्लैंड के लोग कहाँ से खरीद के कपड़े पहन रहे थे, इंडिया से। फिर गवर्नमेंट ने क्या यूज किया, हाई ड्यूटी लगा दी, तो वैसे ही इंडिया का टेक्सटाइल की डिमांड कम हो गई, और ऐसे में और ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंग्लैंड में जो है कपड़े मशीन से मैन्युफैक्चर होने लगे, और मशीन मेड गुड हमेशा हैंडमेड गुड से सस्ते आते हैं, चीप आते हैं, तो वो सस्ते में क्या है बेचने लग गए। कहाँ आके बेचने लग गए, इंडिया के मार्केट्स में। नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है इंडिया एज ए वास्ट मार्केट। अब इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंग्लैंड में मशीनों से फास्ट कपड़े बनने लगे, वो कपड़े वो कहाँ बेचने लग गए। उनकी गवर्नमेंट ने क्या शर्त रखी थी, इंडिया के कपड़े यहाँ पे लाके नहीं बेचोगे। ये शर्त तो नहीं लग रखी थी कि यहाँ के कपड़े इंडिया जाके नहीं बेचोगे, ठीक है। अब उसी दौरान, उसी पीरियड के दौरान बीच में क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे इंडिया पे अपना कब्जा भी बढ़ाते जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पॉलिटिकली जो है कैप्चर करते जा रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस दौरान बात है, तो धीरे धीरे इंडिया पे पॉलिटिकली भी कब्जा बढ़ाते जा रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि अब हम इंडिया से कपड़ा लाके तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमको हमारी गवर्नमेंट को हाई ड्यूटी देनी पड़ेगी, पर अब हम यहाँ के इंडस्ट्रियल क्लोथ कहाँ जाके बेचेंगे, इंडिया के मार्केट में बेचेंगे। तो इंडिया क्या बन गया, इंग्लैंड का मार्केट बन गया। इंग्लैंड के, जहाँ पहले इंडिया के कपड़े वहां जा रहे थे, वहां के कपड़े इंडिया के मार्केट में सस्ते रेट में, क्योंकि इंडिया में उस समय भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी नहीं आया था, यहाँ पे अभी भी हाथ से बन रहे थे, और हाथ से बने हुए कपड़े बहुत महंगे। तो इंडिया के लोगों ने इंग्लैंड के कपड़े खरीदना शुरू किया। जो पहले इंडिया जो एक्सपोर्टर था वो क्या बन गया, इम्पोर्टर। पहले कपड़े बेचता था, अब वो इम्पोर्ट करने लग गया। तो इससे जो है हमारे जो लोकल वीवर्स थे, प्रिंटिंग के काम करने वाले थे, डाइंग काम करने वाले थे, स्पिन के काम को बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुआ। उनकी इंडस्ट्रीज पूरी बंद हो गई, पॉवर्टी में आ गए, इलिटरेसी में आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए, अपने जगह छोड़ छोड़ के गाँवों की तरफ जाके अपनी जॉब्स उन्होंने छोड़ दी। तो इम्पैक्ट ऑफ रूइंड इकोनॉमी, और रूइंड इकोनॉमी का यही प्रभाव आया कि लोग जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, और डी अर्बनाइजेशन मीन्स लोग जो है शहरों को छोड़ के गांवों की तरफ जाके पीजेंट्स बन गए। अब पीजेंट्स बन गए तो वहाँ के ऑलरेडी वहाँ पे पीजेंट्स है, तो इससे ओवर पॉपुलेशन हो गई पीजेंट्स की गाँवों में, और जो है जमीन पे जरूरत नहीं है जितने लोगों की, उससे ज़्यादा जबरदस्ती जो है एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट में लोग आ गए। और हर तरह से जो है ब्रिटिशर्स के आने का हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे, हमारे वीवर्स पे, हमारे वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट
दैट इज ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। सो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये स्टार्ट करने से पहले एक बात बेटा मैंने ऊपर आपको ही बताई कि डी अर्बनाइजेशन मीन्स जो वीवर्स थे, जो स्पिनर्स थे, वो उनको जॉबलेस हो गए थे, तो वो कहाँ चले गए, विलेजेस की तरफ चले गए। इस प्रोसेस को मैंने क्या बताया आपको, डी अर्बनाइजेशन। तो जो पहले टाइम में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उससे पहले जो हमारा मुर्शिदाबाद, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, पेटाबोली, मुसलीपट्टनम और मद्रास, बनारस, सूरत, ये जो इलाके थे हमारे बहुत ज़्यादा क्लोथ्स को लेके फेमस थे। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब यहाँ के वीवर्स जॉबलेस हो गए, जब इन जगहों को छोड़ के गाँवों की तरफ हो गए ना, तब इन शहरों जो हर समय बिजी क्राउडेड रहता था, चहल पहल रहती थी जिन शहरों में, बाद में वो शहर कैसे हो गए, डेजर्टेड हो गए, बिल्कुल कह सकते हैं रेगिस्तान की तरह हो गए, जो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वीवर्स की जॉब चली गई। तो ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी। अब हम मूव करते हैं ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। काफी लंबे समय तक जो है ब्रिटिशर्स में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए थे, और ब्रिटिशर्स अब धीरे धीरे पॉलिटिकली भी जो है इंडिया को कैप्चर कर रहे थे। तो काफी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज खोलने का विचार नहीं लाया। इंडिया को अपने अंडर में तो कर लिया ब्रिटिशर्स ने, पर इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, हम सारा बेनिफिट ले रहे हैं, अगर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हमारा बेनिफिट हाफ हो जाएगा या शेयर हो जाएगा। तो दे डोंट वांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। पर इंडिया में भी तो कुछ रिच लोग रहे होंगे उस समय, तो उन रिच लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे देश में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, एंड देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। जो फर्स्ट इंडस्ट्री हमारे इंडिया में खुली वो खुली बॉम्बे में, जो कि खोली कोसवजी नानाबाई। कोसवजी नानाबाई, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, he introduced industrialization, opened first cotton textile industry in Bombay in 1850s, that is 1854 में इंडिया में पहली बार इंडस्ट्री बनी। और जो जॉबलेस हो गए थे ना वीवर्स वगैरह चले गए थे, उन्होंने अब धीरे धीरे जो ये इंडस्ट्रीज बनने लगी ना बेटा, उनमें आके जॉब करना शुरू हो गया। धीरे धीरे वापस इंडिया के हालात सुधरने लगे, और इस तरह से नियर बाय हम देखेंगे बॉम्बे में उस पीरियड के दौरान 100 मिल्स सेटअप हुई। क्यों? क्योंकि बॉम्बे जो है इंडस्ट्रीज ओपन करने की पर्पज से बहुत ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्या जरूरत थी, कॉटन की। कॉटन कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल कहाँ अवेलेबल होती है, सेंट्रल प्लेट्यूज पे, और सेंट्रल प्लेट्यूज के पास में ही होता है महाराष्ट्र, बॉम्बे, तो इजीली रॉ मटेरियल वहां पर पहुंच सकता है। तो इस पर्पज से जो है बॉम्बे एक सुइटेबल प्लेस थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज खोली जा सकती थी। तो नियर बाय 100 इंडस्ट्रीज वहां पे सून ओपन हुई, और जो वो जॉबलेस वर्कर्स थे वहां काम करने लग गए। और बॉम्बे के बाद हम देखेंगे 1900 में जो है अहमदाबाद और कानपुर में भी जो है धीरे धीरे मिल्स डेवलप होना शुरू हुई। और फिर कॉटन मिल्स के बाद डेवलप हुई आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पेज नंबर 32 पे आपके दे रखा है। आयरन स्टील में फर्स्ट इंडस्ट्री डेवलप हुई टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये डेवलप करी जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में, और जमशेदपुर के बाद हम देखेंगे बंगाल, मैसूर, हर जगह आयरन स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और इस तरह से धीरे धीरे जो है इंडिया का भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लग गया। आफ्टर दैट अदर इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी ओपन हुई। अपन कह सकते हैं पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसके बाद में हम कह सकते हैं कोल माइंस डेवलप हुई बिहार में, बंगाल में, ओडिशा में। तो बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज भी इंडिया में डेवलप होने लग गई। देन देयर इज अ नेक्स्ट हेडिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। हालांकि ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलप तो हो रही थी, पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इंग्लैंड इंडस्ट्रीज के कंपेयर में इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही थी। एक्चुअल प्रॉफिट इंडियन इंडस्ट्रीज ने कब अर्न किया, जब ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए दूसरे देशों के साथ, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ये आपस में लड़ रहे थे ना, इनके बीच में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। आपने सुना हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो जब ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने में बिजी हो गया ना, तो उस दौरान इंडिया तो इन्वॉल्व था नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इंडिया को मौका मिल गया अपनी ट्रेड को, अपनी इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश करने का। उस दौरान इंडिया को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, और इंडिया ने प्रॉफिट उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड के दौरान कमाया। बट ओवरऑल भी देखा जाए ना, तो तब जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला ना, तब तक बेटा हमने इतना प्रॉफिट अर्न
लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं किया, क्योंकि इंडिया में भी ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज ओपन हुई ना बाद में, उसको ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था। वो ब्रिटिश ओन इंडस्ट्रीज थी, तो इतना प्रॉफिट, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिपेंडेंस के बाद ही हमको प्रॉफिट मिल सका, और जो है गरीबी पूरी तरह से दूर हो गई। अंडर ब्रिटिशर्स वी वर पुअर, अवर हैंडीक्राफ्ट पीपल्स, अवर वीवर्स लीड अ पुअर लाइफ। और इसीलिए जो है दादाभाई नौरोजी ने जो है यहाँ के क्राफ्टमैन्स की कंडीशन को लिखते हुए एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और अपने हमारे जिस तरह से ट्राइबल और पीजेंट्स को इफेक्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, यहाँ के क्राफ्टमैन्स को भी इतना हार्ड हिट किया कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जब एजेंडा, जब इश्यूज उठे ना, तब गांधी जी ने जब है ना ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपको ध्यान हो तो कपड़ों की जो ब्रिटिश क्लोथ्स थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से जो कपड़े बन के आते थे फॉरेन कपड़े, उनको जलाया भी था, और जला के एक तरह से जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमने अपना जो है विरोध शो किया था। तो ब्रिटिशर्स ऑल्सो अफेक्टेड अवर क्राफ्टमैन, अवर वीवर्स, अवर इंडस्ट्रियल वर्कर्स वेरी बैडली व्हेन दे केम टू इंडिया। तो दिस वाज आल्सो अ नेगेटिव साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड we only do profit or industrial development after independence. So this was our chapter. Thank you, beta.